बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर सीरीज में जो फर्स्ट ईयर की हमने शुरू की है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें कुछ एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो वो भी आज के लेक्चर में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कहाँ कहाँ पर एमसीक्यूज बन सकते हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट याद रखिएगा, आप वेक्टर की जो एडिशन है, आप वेक्टर की एडिशन को हेड टू टेल रूल से करते हैं। आप वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए भी हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन को आप अरिथमेटिक मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, तो इसके भी हम कुछ रूल्स बनाते हैं, जिनमें से एक रूल हमारे पास हमारा कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, और हमारा दूसरा रूल जो सा है वो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो दो बेसिक रूल्स हैं, उनमें से पहला हमारे पास है हमारा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास है वेक्टर। आज के लेक्चर में जो हमने कवर करना है वो हमारा है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर वेक्टर क्या है? जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट में हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी आए जो स्केलर हो, टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई टू गिव स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास ये स्केलर प्रोडक्ट है। बेसिकली हम इसे डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज टू वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका सिंबल हम जो है वो क्रॉस नहीं लगाते, मल्टीप्लाई वाला सिंबल नहीं लगाते, वो हम डॉट लगाते हैं, ताकि उसे वेक्टर प्रोडक्ट से सेपरेट किया जा सके। अगर दोनों में ही क्रॉस का लगा देंगे तो दोनों की प्रोडक्ट सेम रहेगी। लिहाजा वेक्टर के लिए हम क्रॉस ही इस्तेमाल करते हैं और स्केलर के लिए हम क्या करते हैं, डॉट इस्तेमाल करते हैं। तो टू वेक्टर्स प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ये नाम इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से दिया जाता है। वैसे इसका असल नाम जो सा है वो स्केलर ही है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप लोगों ने वर्क डन की एक एग्जाम्पल पढ़ रखी हुई है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो एफ एक फोर्स है और डॉट दरमियान में आप लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट भी एक डॉट है। इसी तरह स्टूडेंट, आप एक फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे पावर का। पी पावर है, एफ फोर्स है और वी वेलोसिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पावर के बराबर। तो ये वर्क डन की, ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की दो बेसिक एग्जांपल्स हैं कि आपके दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है। स्टूडेंट, मैं अगर मैं जर्नली कंसीडर करूं, मेरे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम वेक्टर ए है और दूसरे का नाम वेक्टर बी है, तो उनके डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए एंड बी। इनका वेक्टर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए बी इंटू कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कॉस थीटा में
एंगल क्यों इस्तेमाल किया गया, ये कहाँ से आया है ये एंगल। देखिए स्टूडेंट, आप इमेजिन करें आपके पास कोई वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको आप नाम दे लें वेक्टर ए का। अब आप एक वेक्टर और इमेजिन करें जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है थीटा। इसको आप नाम दे लें वेक्टर बी का। आप क्या चाहते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू, आप a वेक्टर को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट याद रखिएगा सबसे पहले आप a वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इसके बाद स्टूडेंट आप इसको सेकंड वेक्टर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट वेक्टर है और b जो सा है वो आपका सेकंड वेक्टर है। तो पहला काम आप क्या करते हैं, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड लिख देंगे। अब आपने वेक्टर b की मैग्नीट्यूड लिखनी है तो वेक्टर b तो a के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि इस एंगल को हम निगलेक्ट किए बगैर लिख दें। लिहाजा ये एंगल जो सा है वो इन दोनों के प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम वेक्टर b की a पर प्रोजेक्शन लेंगे, यानी वेक्टर b का कंपोनेंट लेंगे a के ऊपर कितना बनता है। ये कंपोनेंट b cos थीटा से लिखा जाता है क्योंकि हमारा x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बन रही है। तो इस वजह से मैं यहां पर लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ a और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b। किसके प्रोजेक्शन, b की a के ऊपर, यानी b का a के ऊपर इफेक्टिव कंपोनेंट कितना बन रहा है। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मेरे पास क्या होगी, a, और प्रोजेक्शन ऑफ b मेरे पास क्या होगी, b कॉज ऑफ थीटा। तो अब आपको स्टूडेंट ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ए बी कॉस थीटा हम क्यों लिखते हैं। इसी तरह स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर मैंने इसके इनवर्स करना है, मेरा वेक्टर ए थीटा 0 डिग्री है, इसको मैंने फर्स्ट वेक्टर कह दिया। जिस टाइम ये मेरा सेकंड वेक्टर होगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि मेरा बी वेक्टर ए से मल्टीप्लाई हो, तो बी वेक्टर को मैं नाम दूंगा फर्स्ट वेक्टर का। ये वेक्टर कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो अब जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा तो देखें मैं क्या लिखूंगा, बी डॉट ए, सबसे पहले मैं लिखूंगा बी की मैग्नीट्यूड, और ए का मैं क्या लिखूंगा, ए का प्रोजेक्शन लिखा जाएगा ऑन वाई एक्सिस, सॉरी ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। अब स्टूडेंट एक बहुत ही टेक्निकल सी बात है, यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और वो कंफ्यूजन आज मैं आपकी यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूं कि मुझे ए का कंपोनेंट ड्रॉ करना है किस पर, बी के ऊपर। इस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। अब ए का जब मैंने कंपोनेंट ड्रॉ करना है तो मैंने ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर गिराना है बी वेक्टर के ऊपर, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। अब बच्चे अक्सर कहते हैं कि ये तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनता है, लेकिन हम इसको बी कॉस थीटा ही क्यों लिखते हैं, हम इसको ए कॉस थीटा ही क्यों लिखते हैं। तो बेटा अगर इस ट्रायंगल को देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। इसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल 45 डिग्री के होते हैं, और ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है ये हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान में बनता है,
और इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो स्टूडेंट देखें, एंगल के सामने वाली साइड ए, ये इसका हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। और हम कंपोनेंट बनाते वक्त ये सीखते हैं, लास्ट लेक्चर कंपोनेंट का है, उसमें आपने ये सीखा होगा कि हम वेक्टर के हेड से बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये साइड आपकी क्या बनती है, परपेंडिकुलर। तो आखिर में ये जो साइड बी वेक्टर वाली बनती है, ये बेसिकली आपके पास बेस ही बच जाती है ट्राइंगल की। लिहाजा स्टूडेंट हम इसको क्या लिखेंगे, बेस एक्स एक्सिस के अलोंग होती है और वो ए कॉस थीटा ही लिखी जाएगी। तो ये एक बहुत छोटी सी टेक्निकल सी बात है जो यहाँ पर समझना लाजमी है। बी की मैग्नीट्यूड बी लिखी जाती है और प्रोजेक्शन ऑफ ए बी के अलोंग क्या लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा लिखा जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो सा है उसमें हम ये फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर ये कॉस थीटा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल के ऊपर जो सा है वो समझते हैं, वर्क डन की एग्जाम्पल के ऊपर। वर्क डन की एग्जाम्पल में आप देखें, कंसीडर करें किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है। ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट d कवर करता है जब इसके ऊपर किसी एंगल f पे फोर्स लगाई जाती है। फोर्स का ये एंगल थीटा के इक्वल है और डिस्प्लेसमेंट जो सा है वो हॉरिजॉन्टल कवर करता है, तो डिस्प्लेसमेंट का आप एंगल कह सकते हैं 0 है। तो जब आपने इसका वर्क डन लिखना है तो आप इसका वर्क डन कैसे लिखेंगे। पहला वेक्टर हमारे पास क्या होगा, 1 वाला फोर्स वाला, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या होगा, 2 डिस्प्लेसमेंट वाला। तो वर्क डन आप लिखेंगे किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ डी, क्योंकि डी का एंगल 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ का एंगल है तो एफ वेक्टर का एंगल यहां पर लिखा जाएगा, और वो एंगल क्या लिखा जाएगा, एफ वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ डी। तो यहां पर जब आप इसका एक्स कंपोनेंट का ये वेक्टर निकालेंगे तो आप बेसिकली क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो वो परपेंडिकुलर डी के ऊपर कुछ इस तरह से बनेगा और ये कहलाएगा इसका एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो बेटा देखिएगा, जो वर्क डन हमारे पास लिखा जाएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डी, डी आएगा, अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एफ, एफ कॉस थीटा आएगा। लिहाजा हम टोटल जो वर्क डन लिखते हैं वो लिखते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर आप इसकी वेक्टर नोटेशन को देखें तो ये आपके पास लिखा जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। इसकी भी अब मैग्नीट्यूड क्या लिखी जाएगी, एफ वी कॉस थीटा लिखी जाएगी। एक और एग्जांपल है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या लिखी जाएगी, बी ए कॉस ऑफ थीटा। एक और एग्जांपल है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसकी एग्जांपल क्या लिखी जाएगी, ई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों एग्जांपल्स नेक्स्ट हम चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, जो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ये तीनों एग्जांपल्स यहाँ पर इसलिए लिखी हैं कि लास्ट टाइम बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, राइट डाउन 3 एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये पास्ट पेपर में सवाल आ चुका हुआ है, 3 एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
तो यहां पर अब आपके सामने ये टोटल 4 एग्जांपल्स हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। अच्छा स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट हमारा नेचर के अंदर कमोटेटिव होता है। कमोटेटिव का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररेलेवेंट। कमोटेटिव का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररेलेवेंट। यानी आपने अगर निकाला है ए बी कॉस थीटा, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया है, या आपने निकाला है बी ए कॉस ऑफ थीटा, सेकंड वेक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर विल रिमेन द सेम। दोनों के आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। आप देखें, ए डॉट बी का प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसकी रीजन क्या है? यहां देखिएगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन में अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, लेट से वो ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी मैग्नीट्यूड 3 मीटर गिवन है। बी वेक्टर फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 2 न्यूटन। तो बी डॉट ए करें या ए डॉट बी करें, दोनों सूरतों में एंगल आपका जो सा है वो अगर 90 डिग्री है, या एंगल आपका समथिंग दरमियान में कहीं पे बन रहा है, लेट से ये एंगल 30 डिग्री है या ये एंगल 45 डिग्री, ये कुछ भी एंगल है, तो आप देखें कॉस थीटा दोनों में सेम आएगा। ए बी कॉस थीटा अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ए वेक्टर का 3, बी वेक्टर का 2 और कॉस ऑफ थीटा मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। और अगर मैं बी ए कॉस थीटा करता हूं तो बी वेक्टर मेरे पास 2 है, ए वेक्टर मेरे पास 3 है और कोस का आंसर मेरे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों का जो आंसर है वो आपके पास सेम आएगा, उसमें आपके पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट बी में ऑर्डर ऑफ जो मल्टीप्लाई है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। इस चीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लिहाजा एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, इसका फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है, और वो फाइनल रिजल्ट क्या है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब देखिएगा, अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो उनका रिजल्ट क्या होगा? When two vectors are mutually perpendicular to each other, their dot product is equal to 0. When two vectors are mutually perpendicular to each other, their dot product is 0. देखिएगा डॉट प्रोडक्ट इसका कैसे 0 होगा। अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है और इसके साथ एक वेक्टर बी इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है कि दोनों का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल आएगा। ए डॉट बी किसके इक्वल आता है? ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री के इक्वल आएगा। और याद रखिएगा cos 90 आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो ए डॉट बी भी आपके पास किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो सा है वो हमेशा आपस में क्या होगा? 0 रहेगा। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ये बॉडी मैथ एम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करे फॉरवर्ड,
और मैं इस पर फोर्स लगाता हूं टोटली परपेंडिकुलर, तो ये हॉरिजॉन्टल कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी, लिहाजा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसकी तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरे पास है पैरेलल वेक्टर्स की। when two vectors are parallel to each other, ये पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। their resultant is maximum, या their dot product is given as। देखिए जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो याद रखिएगा इनके दरमियान में बनने वाला एंगल 0 डिग्री कहलाता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री आएगा। कॉस 0 1 के इक्वल होते हैं, तो ए डॉट बी वेक्टर जो सा है वो ए बी के इक्वल आ जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह अगर ये दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल है, जैसे देखिएगा एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी उसके ऑपोजिट है, तो इनका जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। ऐसी सूरत में डॉट प्रोडक्ट जो सा है वो नेगेटिव के इक्वल आए। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, तो आंसर आपका आ जाएगा -a इंटू बी। इसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है स्केलर, ये सेल्फ प्रोडक्ट। देखिए एक वेक्टर ए है, मैं इसका डुप्लीकेट करता हूं, मैं इसकी कॉपी करता हूं, तो वो भी क्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी, क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट है, इसका सेल्फ प्रोडक्ट है। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सेल्फ प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, बिकॉज दोनों के दरमियान में एंगल 0 डिग्री है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होगा 1, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, let vector a and b are given in direction of, in terms of its component, वो अपने कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है। जैसे मेरे पास वेक्टर ए का गिवन हो सकता है ax प्लस आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड की है। और बी वेक्टर मेरे पास गिवन हो सकता है बी एक्स आई हैट बी वाई जे हैट इंटू बी जेड के है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, याद रखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में इस तरह से आप लिखेंगे वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी, तो क्या आएगा इसका, AXI AYJ AZK मल्टीप्लाई होगा किससे, BXI BYJ और BZK। अब स्टूडेंट यहां पर आप एक बात सिंपल सी याद रखें कि आई वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी AX इंटू BX, और J वाली वैल्यू J वाली से मल्टीप्लाई होगी AY इंटू BY, और Z वाली वैल्यू जो सी है वो Z से मल्टीप्लाई होगी AZ इंटू BZ। इनके दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। A डॉट बी किसके बराबर होता है हमारे पास, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 सो ऑन। अब देखिए A डॉट बी आपका किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा की। तो ये इक्वेशन में अगर आपको कहा जाए किसी न्यूमेरिकल में या किसी एमसीक्यूज में एंगल कैलकुलेट करें, तो आप यहां से एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा आपने कैलकुलेट करना है तो वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स, ऊपर आ जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट AX BX AY BY प्लस AZ BZ, डिवाइड करेंगे आप किसके साथ, वेक्टर A इंटू बी के साथ। ये वेक्टर A की मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर B की मैग्नीट्यूड। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये बेसिकली आपके पास दो वेक्टर्स अगर गिवन है तो उनकी डायरेक्शन यानी उनका एंगल मालूम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना वेक्टर प्रोडक्ट का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे।